प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात किया था। तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि दो चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ में आया था F इक्वल टू K mod Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस K का हम लोगों ने वैल्यू दिया था, तो इस K का वैल्यू था 1/4πε0। तो F आया था 1/4πε0 mod Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मॉड इसलिए लिख रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं कि मॉड लिखने से पता चल रहा है कि चार्ज जो हम लोग को दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड लेना है, साइन हम लोग को नहीं लेना है कि प्लस और माइनस है। ओके, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ की बात किया था, और मैं बताया था कि 1/4πε0 का वैल्यू आया था 9 × 10⁹। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। तो उसमें हम लोगों ने डिफाइन किया था परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का मतलब था कि किसी भी मीडियम से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, पास करेगा, उस मीडियम का क्या कहलाएगा, परमिटिविटी कहलाएगा। दूसरी बात हम लोगों ने किया था कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने लिख रहा था, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब था कि जो हमारा मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम है। तो एयर और वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जहां भी 9 × 10⁻⁹ जो हम 1/4πε का वैल्यू रखेंगे, इसका मतलब कि हमारा जो मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम है जिसमें चार्ज हमारा प्लेस्ड है। दूसरा हम लोग डिफाइन किए थे रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमारा था, रेशियो था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एयर और वैक्यूम में टू दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इन ए गिवन मीडियम। मीन्स गिवन मीडियम का मतलब होगा कि अदर देन एयर और वैक्यूम, उन दोनों के रेशियो को हम लोगों ने कहा था रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैं लिखा था कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू FA/FM, फोर्स इन एयर और वैक्यूम बाय फोर्स इन ए गिवन मीडियम। तो यहां तक हम बात किए थे। आज हम बात करें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको K से डिनोट कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, वहां जो K लिखे थे वो कूलम्ब्स कांस्टेंट था, वो K ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो K समझिएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं the electrostatic force, between two charges placed in air or
vacuum at a certain distance to the electrostatic force between two charges placed in a given medium at the same distance। तो यहाँ कहता है कि the electrostatic force between two charges placed in air or vacuum at a certain distance to the electrostatic force between two charges placed in a given medium at the same distance is called dielectric constant, that is K is equal to Fa by Fm। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग कि रिलेटिव परमिटिविटी बराबर दिया था Fa by Fm और K बराबर दिया है Fa by Fm। इसका मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों न्यूमेरिकली क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों न्यूमेरिकली क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोगों ने लिखा था एप्सिलॉन r इक्वल टू Fa by Fm और K इक्वल टू भी लिखा Fa by Fm। तो एप्सिलॉन r इक्वल टू कितना हो जाएगा, K। तो किसी का वैल्यू उठाओ, एप्सिलॉन का वैल्यू उठाओ, यहाँ K लिखोगे, या Fa by Fm का वैल्यू उठाओ, एप्सिलॉन लिखोगे तो K बराबर कितना, एप्सिलॉन r, तो एप्सिलॉन बराबर कितना, K। इसका मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली equal to the relative परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है किसका, रिलेटिव परमिटिविटी का। आप यहां से देख सकते हो। ओके, अब यहां पर ध्यान दें कि कुछ बात हम लोग करें कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग करें तो कूलम्ब्स लॉ में ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स दो चार्जेज के जो सेंटर होगा, जिस लाइन के द्वारा
दो चार्जेज को हम लोग जोड़ेंगे, उसी के एक्ट क्या करेगा, फोर्स लगेगा। जैसे सपोज करो कि चार्ज हमारा Q1 है, आई चार्ज हमारा Q2 है, तो दोनों के बीच यही ना है, सेंटर से जो सेंटर जोड़े हैं, तो इसी के अलावा क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स is a central force that is it acts along the line joining, that is it acts along the line joining the two charges। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मैं लिखा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स दैट इज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेज। तो देखिए Q1 हो गया और Q2 हो गया, इन दोनों के बीच इसके सेंटर जो लाइन जोड़े हैं, तो इसी के एक्ट क्या करेगा, इसका फोर्स एक्ट करेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स या लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेज। दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स obeys इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या हो गया, तो लिखे हैं F इक्वल टू K mod Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि F इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसका, 1 बाई R स्क्वायर का। तो इसलिए हम लिखे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए फोर्स बढ़ाओगे तो डिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा। तो इसलिए हम लिखे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो देखिए F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, डिस्टेंस का। तीसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दूसरी बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स हमारा अट्रैक्टिव नेचर का हो सकता है या रिपल्सिव नेचर का हो सकता है। मतलब कि पढ़े हम लोग इनिशिएशन में ही कि लाइक चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज हुआ तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चौथी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स इज इंडिपेंडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स इज इंडिपेंडेंट
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स, इसमें चीज जोड़ देते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज electrostatic force or Coulomb force between two charges is independent of the presence of the other charge। यहाँ ध्यान दीजिए मैं क्या लिखा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। लिखा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो लगेगा वो उनके प्रेजेंस में अगर कोई चार्ज तीसरा को चार्ज रखा हुआ हो उसे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मतलब यहां ध्यान देंगे कि सपोज करो एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है और इसके बीच में मान लो Q3 चार्ज हमने रख दिया, तो Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स पहले से लग रहा था इस Q3 के रखने के कारण इस दोनों के बीच लगने वाले फोर्स में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये मैं लिखा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज। मतलब इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में जो भी फोर्स लग रहा था पहले से, जब ये चार्ज नहीं था तो मान लो इसके बीच में मान लो F फोर्स लग रहा था, कितना फोर्स, F फोर्स, और मान लीजिए हमने कोई लाके Q3 चार्ज रख दिया तो भी Q1 और Q2 के बीच अभी फोर्स कितना लगेगा, F ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि इस चार्ज को ला देने से इनके बीच में लगने वाला फोर्स में कोई चेंजिंग हो जाएगा। ओके, तो एक कैरेक्टरिस्टिक था किसका, कूलम्ब्स लॉ का। किसका कैरेक्टरिस्टिक था, कूलम्ब्स लॉ का। तो कूलम्ब्स लॉ का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है, मतलब ये दोनों चार्जेस के बीच जो लाइन ज्वाइनिंग होगा उसी के बीच फोर्स एक्ट करेगा, उसके लाइन के अलावा कहीं पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। दूसरा हम लोग यहाँ पर लिखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो इधर अट्रैक्टिव नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब कि F इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा 1/r² का। और चौथी बात हम लोगों ने किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच जो लगेगा उसके बीच अगर कोई चार्ज अगर ला करके हम प्लेस कर दें तो उस चार्ज से कोई इफेक्ट दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स पर नहीं होगा। ओके, क्लियर यहां तक। अब इस पर न्यूमेरिकल भी आपका वर्कशीट में है, वो भी करवाएंगे। एक चीज में और कर ले हम लोग ता देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर दिक्कत होगा आप बताएंगे हमको। हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यहां ध्यान देंगे। इसके पहले जो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है वहां पर आया F बराबर K Q1 Q2/r²। तो अगर सपोज करो कि हमारा एक चार्ज Q1 है और एक दूसरा चार्ज हमारा Q2 है, तो मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि बताओ Q1 के द्वारा कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स Q2 पर लग रहा है या Q2 के द्वारा कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स Q1 पर लग रहा है, तो हम जो कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं उसके द्वारा हम लोग नहीं बता सकते हैं। वहां पर दोनों चार्जेस के कंबाइंड के कारण हम लोगों ने F बराबर K Q1 Q2/r² निकाला। दूसरी बात पूछ सकता है कि बताओ Q1 के द्वारा लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, Q2 के द्वारा लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, हम नहीं बता सकते हैं।
तो इस कारण से हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ को कहाँ लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में। चूंकि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने से हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा चार्ज के द्वारा कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लग रहा है। इससे पता चलेगा कि Q1 कितना फोर्स Q2 पर लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, या Q2 कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स Q1 पर लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है। ये पता चलेगा कब, जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब। तो यहां ध्यान देंगे कि ये बात पता चल गया कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में लिखने से हमको मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा और हमको डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, और डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो जरा यहां ध्यान दीजिएगा, मान लो कि एक चार्ज हमारा Q1 है और दूसरा चार्ज हमारा Q2 है। आप लाइक ले सकते हो, अनलाइक ले सकते हो। इनके बीच का सेपरेशन मान लो R है। अब यहां ध्यान दें, जब लाइक चार्ज लिए हैं तो Q2 इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो इसको इधर रिपेल करेगा। F12 लिखने का मतलब क्या होगा, पढ़ने आना चाहिए। जिस पर फोर्स निकालना हो उसको पास में रखो। तो देखिए Q1 पर फोर्स निकाल रहे हैं ना, किसके कारण, Q2 के कारण। तो देखिए F के बगल में कौन है, 1 है, मतलब Q1 है। तो फोर्स ऑन Q1 किसके कारण, Q2 के कारण। सिमिलरली उसी तरह से Q1 Q2 को रिपेल करेगा, ये हो जाएगा F21। अब यहां ध्यान दोगे सेम चीज, देखो Q2 पर फोर्स निकाल रहे हैं, कौन पास में है, 2, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब यहां पढ़ने के लिए आना चाहिए, इस F12 को क्या पढ़ोगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यहां क्या पढ़ोगे बेटे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ओके। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा कि चूंकि यहां वेक्टर है, यहां भी वेक्टर है, और यहां भी हम लोगों ने स्केलर केवल लिखा है। तो देखिए मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है R12, कैप लगा के इसका मतलब कि यूनिट वेक्टर है। R12 का मतलब कि Q1 का पोजीशन Q2 के रिस्पेक्ट में, उसी तरह से इसका हो जाएगा R21, मतलब Q2 का पोजीशन Q1 के रिस्पेक्ट में। ओके। तो देखिए यहां भी हमारा वेक्टर है, यहां भी हमारा वेक्टर आ गया, और हम लोग कूलम्ब्स लॉ कहां लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहां ध्यान दीजिए, जरा हम लोग निकालते हैं फोर्स। तो यहां लिखते हैं हम लोग फोर्स एक्टिंग on charge Q1 due to Q2। तो देखिए फोर्स निकाला किस पर, चार्ज Q1 पर, किसके कारण, Q2 के कारण। तो देखिए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 मतलब F12 है। तो यहां लिख दीजिए F12, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए क्या पढ़े हैं हम लोग, K mod Q1 Q2 by R²। अब यहां ध्यान दीजिएगा, F12 का डायरेक्शन तो इधर है ना, देख रहे हैं आप इधर है, और R21 का भी डायरेक्शन कहां है, इधर है। आप देख सकते हैं जिधर F12 उधर ही कौन, R21, कौन, R21। तो यहां क्या लिख दोगे, R21। देखिए सेम डायरेक्शन में जिधर F12 उधर ही R21, R12 इधर है, और इधर देखिए आप देख सकते हैं इधर ये भी इधर लग रहा है, इसका भी डायरेक्शन इधर और इसका भी डायरेक्शन इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में।
और यूनिट वेक्टर पढ़े हैं कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, जो पहले से ऑलरेडी वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो F12 बराबर आ गया k mod q1 q2 by r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r21। ओके, सेम इसी तरह से हम निकालें। सिमिलरली force acting on charge q2 due to q1। तो देखिए q2 पर फोर्स निकालना है q1 के कारण, तो ये कितना है F2, तो हो जाएगा k mod q1 q2 by r स्क्वायर। अब यहां ध्यान देंगे, देखिए r12 इसी डायरेक्शन में और F21 इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, यहां क्या हो जाएगा r1 अब ध्यान दीजिए F21 बराबर k mod q1 q2 by r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r12। तो देखिए आप ध्यान दे सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया स्केलर पार्ट, तो क्या दे देगा मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर क्या दे देगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड वेक्टर, इधर है वेक्टर तो इधर ही वेक्टर, इधर ही वेक्टर आ गया। यहां भी देखिए यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड, वेक्टर इधर ही वेक्टर, इधर ही वेक्टर आ गया। अब यहां एक चीज ध्यान देंगे आप कि देखिए F12 कहां लग रहा है इधर, और F21 कहां लग रहा है इधर। आप देख रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड k q1 q2 by r स्क्वायर, k q1 q2 by r स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट। आप देखिए r12 का डायरेक्शन इधर है और r21 का डायरेक्शन इधर है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि r12 इक्वल टू माइनस r21। अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए r12 इस डायरेक्शन में, r21 इस डायरेक्शन में, तो अगर इस डायरेक्शन को हम प्लस मान लेंगे तो देखिए इसके अपोजिट ही है r21, इधर आ रहा है तो हम माइनस मान सकते हैं। आप नहीं भी मान सकते हैं, आप कहो कि नहीं सर हम इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मानेंगे, तो इसको अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लेंगे तो इसको कहां मानेंगे निगेटिव डायरेक्शन में मान लेंगे। ठीक है, तो साइन से कोई मतलब नहीं होता है, साइन केवल क्या बताता है डायरेक्शन। तो r12 बराबर कितना माइनस r21। तो ध्यान देंगे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, r12 किसके साथ F21 के साथ, तो मैं लिख सकता हूं F21 इक्वल टू व्हाट माइनस r21 माइनस कितना F12। यहां से पता क्या चल गया कि जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स एक Q1 Q2 पर डेवलप किया था, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स Q2 किस पर डेवलप किया Q1 पर डेवलप किया, लेकिन डायरेक्शन क्या था अपोजिट, डायरेक्शन क्या था अपोजिट। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि दोनों चार्जेस के द्वारा डेवलप फोर्स कितना होगा सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। अब यहां से पता चल गया हम लोग को, वेक्टर फॉर्म में पता चल गया ना कि भाई दोनों चार्जेस के द्वारा डेवलप्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। तो यहां पर हम लिखे हैं कि F21 इक्वल टू माइनस F12। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने से हमको मैग्नीट्यूड का ही पता चल गया
और हमको डायरेक्शन का भी पता चल गया। लेकिन इसके पहले जब हम स्केलर फॉर्म में जब कूलम्ब्स लॉ को लिखे थे तो केवल मैग्नीट्यूड पता चला था, डायरेक्शन हम लोग को पता नहीं चल रहा था। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने से हमको पता चल गया। तो यहां से हमको क्या पता चला कि मैग्नीट्यूड तो दोनों चार्ज का इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। आप देख सकते हो कि Q1 इसको इधर फोर्स लगा रहा है तो Q2 इधर फोर्स लगा रहा है। ओके, तो देखिए यहां पर एक ध्यान दीजिए कि जब 11th में पढ़े होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो वहां पर पढ़े होंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। यहां भी देखिए दोनों चार्जेस के द्वारा लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ obeys Coulomb's law obeys Newton's third law of motion। तो कूलम्ब्स लॉ किसको फॉलो करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ये पता कहां से चला, यहां भी कूलम्ब्स लॉ में भी हम लोग को मिला। जब वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने लिखा कि भाई दोनों चार्जेस के द्वारा डेवलप फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि एक्शन रिएक्शन का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका मतलब कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। क्लियर और नॉट? ओके, तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देख लिए कि वेक्टर फॉर्म में लिखने से पता चल गया कि भाई दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर? तो कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म देखे थे, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लिए। और वेक्टर फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखने से पता चल गया कि कौन सा चार्ज कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा और किस डायरेक्शन में लगाएगा। क्योंकि इस पर भी प्रश्न आता है कि फोर्स बताओ, उसका डायरेक्शन बताओ। ओके, तो आपके वर्कशीट में कूलम्ब्स लॉ पर दिया हुआ भी है, ठीक है। आप इस पर क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पर जो है उसको बना भी सकते हैं, और नहीं बनेगा तो उसको हम बताएंगे। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो डिस्कस होगा हमारा पहले कि कूलम्ब्स लॉ पर जो आपका वर्कशीट में जो क्वेश्चन है पहले उसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना, और देन हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।